So now we are on to the last three aspects, which are conventions. Okay, conventions are there. Okay, so we are now discussing these three conventions. Basically, conventions are generally accepted okay, generally accepted practice, okay, which is used either by journal agreement, मतलब एक नॉर्मल एग्रीमेंट है आपका, उसके बेसिस पे आप इसको यूज कर लेते हो, ओके, और देयर इज कॉमन और देयर इज some common understanding. Okay, so this is what the convention is. Okay, तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम जनरल एग्रीमेंट से एक्सेप्ट करते हैं या एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। हम ये कौन सी कन्वेंशंस हैं? सबसे पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। Okay, so convention of full disclosure says that every organization should disclose, okay, the significant information to the stakeholders। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके पास एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, ओके, ऑनर, रिसर्च स्कॉलर्स, ओके, रेटिंग एजेंसीज। तो इन सारों को आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए जो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स विच कैन मेक एन इम्पैक्ट, which can make a significant impact on the working of the organization। Okay, अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करोगे तो क्या होगा? These stakeholders won't come to know the real position of the organization। ओके, तो र्यूमर्स स्प्रेड होते रहेंगे कि लॉसेस में चल रही है, प्रॉफिट्स में चल रही है, तो र्यूमर्स के बेसिस पे आप उसका एनालिसिस करोगे। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है, एम्प्लॉयज को सैलरीज चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और लीगल एस्पेक्ट्स को कंप्लाई करती होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, उस पर ग्रोथ है, डिविडेंड है, ऑनर्स को प्रॉफिट चाहिए,
रेटिंग एजेंसीज उसकी अंडरस्टैंड करते हैं कि कब कल को हमने लोन दिया, जैसे आज एक न्यूज़ थी, बड़ी कमाल की न्यूज़ है, यू विल लाफ एट दैट, कि कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि वी विल मेक आवर इकोनॉमी $5 ट्रिलियन, ओके, बट वो तो नहीं बनी। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट banks in India has lost money of $5 trillion. Bank loan defaults, frauds, और ये छोटे छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, अदानी है, एंड गोदरेज है, या मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, विजय माल्या जैसे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बड़े कंपनियां हैं। जो एमएसएमई कंपनीज हैं, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये भी लोन लेती हैं तो बंद हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। आज की डेट में जो आप कह रहे देखोगे कि स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, तो क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है जबकि पेंडेमिक चल रहा है, सारी शॉप्स बंद हैं, बिजनेस की सेल्स डाउन है, businessman is the medium scale businessman जो है, he is shouting on the government कि हमें मौका दो शॉप्स को खोलने का, so that we can carry out business activities। होलसेलर प्रॉब्लम में है। तो ऐसा क्या चल रहा है? ऐसा ये चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का आपका क्या कहते पैकेज दिया था पिछले साल, वो सारा का सारा, एक डेटा आया है कि मेजॉरिटी कंट्रीज में, सिर्फ इंडिया में नहीं, मेजॉरिटी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स ने रिलीफ पैकेजेस दिए, जिसमें डायरेक्टली आपका पैसा कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा, it has been siphoned off, loans have been taken away by the big corporate giants, या बड़े इन्वेस्टर्स लेके चले गए वो सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एंड दे हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और आपके बिजनेस चल नहीं रहे। इंडिया में सिर्फ 4% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में। तो ये सारा क्या है कि जब आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, अपने पैसे को साइफन ऑफ करते हो, मिस अप्रोप्रिएट करते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए आपके लिए एक कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रखा है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या प्रोडक्टिविटी है, एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में, ओके। और यहाँ एक एस्पेक्ट है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ओके। These are those liabilities which are written in footnote of a balance sheet। बैलेंस शीट होती है समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब फुटनोट में क्यों है? इट इज रिटन इन फुटनोट बिकॉज, written in footnote because these liabilities are not confirmed liabilities, but can arise in future, okay? So in order to provide information to stakeholders
This liability is shown as footnote, okay, so as stakeholders are prepared for future events. हो सकती है लाइबिलिटी अराइज कर जाए, जैसे कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, उसकी अभी आपसे सरकार ने टैक्स लेना है, आप कह रहे हो कि नहीं टैक्स नहीं बनता है, बट आपने नीचे फुटनोट में लिख दिया क्योंकि इफ वी लूज दिस केस देन वी हैव ए लाइबिलिटी ऑफ 5 करोड़ एज द टैक्स लाइबिलिटी। तो इसे हम फुटनोट में दिखाते हैं, दीज लाइबिलिटीज विच आर शोन इन द फुटनोट एंड विच कैन अराइज इन फ्यूचर आर नोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब दूसरा है आपके पास कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस says that only those information need to be recorded, पिछले वाले में था need to be declared, ओके अब यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स which may lead to material impact on the business. फॉर एग्जाम्पल आपका टी का एक्सपेंस है, मतलब ऑफिस में टी एक्सपेंसेस हैं कितने, पूरे महीने के 500 रुपीज, ओके ज्यादा चाय पीने वाले लोग नहीं है, सारे नींबू पी लेते हैं या पानी पी लेते हैं, ओके बहुत अच्छे लोग हैं, तो टी एक्सपेंसेस आपके 500 रुपीज हैं, ओके बट देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ स्टेशनरी, वकील साहब का ऑफिस है, चाय ज्यादा नहीं पीते, ज्यादा बिजी रहते हैं, तो स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वकील साहब के ऑफिस में वो है 50,000 रुपए का। सो दिस इज मटेरियल फॉर द ऑफिस बट दिस इज इमटेरियल, दे विल अवॉइड रिकॉर्डिंग दिस टाइप ऑफ माइनर एक्सपेंसेस क्योंकि इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बिजनेस के ऊपर। अब यहाँ 50,000 का खर्चा आ रहा है, तो सीनियर लॉयर सेड ऐसा करते हैं फोटोस्टेट मशीन परचेज कर लेते हैं कि आप जाके वहाँ बाहर आप कंप्यूटर से टाइप करवाते हो, फोटोस्टेट करवाते हो, इतना खर्चा करते हो, तो इससे 50% पे हम आ सकते हैं अगर अपनी मशीन कर लें ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यूअसली यूज दोज मशीन्स फॉर आवर वर्क। तो ये क्या है, दिस इज मटेरियल फॉर द बिजनेस बट दिस इज इमटेरियल। So convention of materiality says that we will record in the books of account all those transactions which are material in nature and make a considerable impact on the business activities, business profits and losses. That is what convention of materiality is. Then last one is convention of full disclosure, ओके और इसे कहते हैं हम कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, ओके इसे क्या हम दूसरा नाम देते हैं कि प्रूडेंस भी बोलते हैं। अब इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है
this says that account for all possible losses, but not possible future प्रॉफिट्स। ठीक है जी। तो आप किसी बिजनेसमैन से बात करोगे तो वो बोलेंगे भाई साहब नुकसान ही नुकसान है, फायदा होता ही नहीं। क्यों? वो इस कंसेप्ट से चलते हैं, उन्होंने ये पढ़ रखा है। फाइन, सॉरी, फुल डिस्क्लोजर नहीं, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म लिखना था मैंने। ओके, ये आपके पास है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। वो कहते हैं अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, ओके, बट नॉट पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्यों? अगर आज आप ये शो कर देते हो कि हम आने वाले टाइम में इतना प्रॉफिट कमाएंगे, ओके, तो you will create a euphoria in the market। उस थोड़े टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो आ सकती है। अगर आपके जो आपके क्लेम्स थे वो जस्टिफाई नहीं हुए तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होगा एंड इन्वेस्टर्स विल लूज फेथ इन यू एंड नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गेट द मनी फ्रॉम द मार्केट। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, अंडरस्टेट करते हैं प्रॉफिट्स को। हम ये शो करते हैं कि ये जितने भी आने वाले नुकसान हैं उनकी पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको पहले एक क्रेडिबिलिटी देते हैं, उनको पहले एक प्लेस देते हैं बुक्स में कि हाँ ये फ्यूचर लॉसेस जो हैं हमारे पास, इनको तो आप रिकॉर्ड करो। क्यों? हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लॉसेस हो जाएं। फॉर एग्जांपल, कल एक लो प्रेशर था बंगाल, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, एंड इट हैज क्रिएटेड हैवक ओवर उड़ीसा एंड बंगाल। तो बिजनेसमैन अगर ये कहता कि नहीं जी हम तो प्रॉफिट में ही प्रॉफिट में चलेंगे, और बाई चांस ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया। अब जैसे पेंडेमिक पिछले 2 साल से चल रहा है, इस साल का जो पेंडेमिक है, it is going to dent Indian economy in a harder way as compared to the dent which has been done by the previous wave of pandemic। और आने वाले वेव का पता नहीं है। ओके, सेकेंडली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इस वेव में नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वेव, and that has not only affected the lower middle class or lower class, but it has affected the upper and rich class also, where lots of losses has happened, as a result of which the things have changed in their lives। okay, तो ये क्या है, इससे आपके नुकसान हैं ये सारे के सारे एक तरह से। तो आप बिजनेस में एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हो। आप कभी भी बिजनेस में ये अप्रोच लेके नहीं चलते हो कि हाँ हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हो जिसमें आप आने वाले लॉसेस को पहले अकाउंटेबिलिटी, पहले एक स्पेस देते हो एज कंपेयर टू दी पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट्स। ओके, दैट इज व्हाट। अब इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट प्राइस पे या रियलाइजेबल प्राइस पे? ओके, जो भी लेस होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे कर लेते हैं, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम किस पे करेंगे, विच एवर इज लेस आइदर। ओके, तो हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक is valued at a price
whichever is less, i.e. कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब आप कहोगे कि यहाँ तो सर आपने फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को रिजेक्ट कर दिया। दैट इज, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये डिसओबे कर रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहता था हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कंजर्वेटिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि क्लोजिंग स्टॉक विल बी मेजर्ड एट अ वैल्यू विच एवर इज लेस आइदर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक और जो है market price. Okay, cost price or the market price. Then second thing is we make provision for bad debts. Okay, bad debts किस में होते हैं कि डेटर्स ने आपके पैसे नहीं दिए हैं। ओके, तो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं बैड डेब्ट्स की, बिकॉज वी आर नॉट श्योर हाउ मच विल बी द एक्चुअल बैड डेब्ट्स। ओके, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि कुछ बैड डेब्ट्स तो होंगे बट वो कितने होंगे ये नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं, वो भी किसमें, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में। फिर हम क्या करते हैं, हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है, ओके, उसको हम किस पे शो करते हैं, सरेंडर वैल्यू पे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसे हम किस पे शो करते हैं, इज ऑलवेज शोन ऑन सरेंडर वैल्यू। क्योंकि सरेंडर वैल्यू मतलब हम कई बार समझते हैं कि कई लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो दे विल गेट इट रिलीज्ड प्री मैच्योरली। तो प्री मैच्योर में उसकी सरेंडर वैल्यू क्या होगी, हम एक्चुअल वैल्यू पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज को नहीं शो करते हैं, हम सरेंडर वैल्यू पे, जिस पे कि अगर प्री मैच्योर वो आपने रिलीज करवा लिया तो उसकी उस समय सरेंडर वैल्यू क्या होगी। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी इज इन अ पोजीशन टू पे प्रीमियम होल लाइफ। तो वो जिस लेवल पे आके सरेंडर हो जाती है उस, वो जनरली कॉस्ट, जो वो जनरली प्राइस हमेशा लेस होती है एक्चुअल अमाउंट से। ओके, तो और या हम प्रोविजन बनाते हैं अगेंस्ट प्रोविजंस अगेंस्ट पेंडिंग केसेस। तो जिसे हमने कंटिजेंट लायबिलिटी कंसिडर अगेंस्ट पेंडिंग लीगल केसेस। तो ये भी हमारे पास क्या है कि हम लॉसेस को एक पोजीशन दे रहे हैं, ओके, पेंडिंग लीगल केसेस के अगेंस्ट, कि अगर कल को लॉसेस हो जाती है तो आप इनको रिकॉर्ड करोगे। ओके, सो इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंजर्वेटिज्म का, कि इम्पैक्ट इसका आएगा कि दैट प्रॉफिट एंड लॉस P&L will show or disclose less profits. प्रॉफिट्स लेस होंगे। अब देखो प्रॉफिट लेस होगा तो फिर बैलेंस शीट के ऊपर भी असर आएगा। तो बैलेंस शीट विल ऑल्सो understate its financial position, understate its financial position by understatement of assets and overstatement of liabilities। तो फाइनेंशियल पोजीशन में भी वो क्या करेगा कि हमारे ऊपर तो लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और हमारे पास एसेट्स कम है टू कवर अप दीज लाइबिलिटीज। तो वहां पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ जो होगा, एक्चुअल जो वैल्यूज हैं उसमें लाइबिलिटीज को ज्यादा पोजीशनिंग दी जाएगी और एसेट्स को थोड़ा सा अंडरस्टेट किया जाएगा। तो ये आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है इन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी डाउट्स यू कैन आस्क।
No doubts? हाँ जी. No doubt, sir. Oh, sir. okay. So we are finishing up this chapter. We'll start with the last chapter of unit test tomorrow. Okay. Thanks.